तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हेलो स्टूडेंट, आज के लाइव सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है, जिसमें आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सेशन करने जा रहे हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और चैप्टर की शुरुआत होगी 11 से लेकर के 15 तक। और आपसे उम्मीद करेंगे आप पूरी सेशन देखिएगा और अपने आप को चेक कीजिएगा, क्या आप तैयार हैं आने वाली एग्जाम के लिए या कोई कसर बाकी रह गई। इसके लिए प्रत्येक दिन आप इस चैनल पर वीडियो देखते रहिएगा और अपनी तैयारी को एक मजबूती देते रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन का। और इस सेशन में टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, कहता है अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, मिक्सिंग ए कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, डोपिंग। यानी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। इससे चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा दमदार तरीके से अपनी तैयारी करते चलिए कि समय आ चुका है कर दिखाने का। जो भी हम लोगों ने वर्क किया था 2024 में, उसे दिखाना होता है 2025 में। तो आइए इसकी न्यू डाली जाए। कहता है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि सबसे पहले याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, कहते हैं पी टाइप है होल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे ये अनावेशित होते हैं। कैसा अनावेशित, कि जितना होल का निर्माण होता था उतना ही इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब हुआ अनावेशित, उदासीन हो जाते हैं। कि होल होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, और जब दोनों का पेयरिंग होता है तो ये कैसा हो जाएगा, अनचार्ज। ओके, अगला टॉपिक हजार कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है एन टाइप अर्धचालक में, एन टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी और होल की संख्या क्या होगी, कम। यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, किससे, होल से। तो इसमें आवेश वाहक का कार्य कौन करेगा, सीधा सा बात है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है। इसके सेमीकंडक्टर के भी आप पीछे का वीडियो देखना चाहें तो उसमें हमने 100 क्वेश्चन बता दिया था। आज टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अब देखिए क्या है, कह रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, तरीका साफ साफ है। कह रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक, तो पी टाइप में क्या ज्यादा होगा, तो सीधा बात आता है कि पी टाइप में होल की संख्या ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो आवेश वाहक का काम कौन करेगा, होल। यानी होल आवेश वाहक की तरह कार्य करता है। किसमें, पी टाइप अर्धचालक में आवेश कैसे काम करते हैं, आवेश वाहक कौन होता है, होल। और होल क्या होता था, पॉजिटिव। अब देखिए, ये तो आना जरूरी था कि अब इसका आंसर कीजिए, तब तक साउंड चेक कर लेते हैं हम, क्या बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है पी टाइप प्राप्त करने के लिए, याद रखेंगे, पी टाइप प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाई जाती है, ट्राइवैलेंट। पी टाइप में क्या मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट। ठीक है, हाँ याद रखेंगे, बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है। साथ ही साथ 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप। यानी पी टाइप तथा एन टाइप में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए, तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या करता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो यहां पे तरीका क्या है, इसमें 2 टॉपिक आता है। एक आता है आपका अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है,
तो इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो आर बराबर लिखते हैं आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के लिए यहां पे जो अल्फा होगा, ये अल्फा कैसा रहेगा, निगेटिव, ये कैसा रह जाएगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव होगा तो सीधा सा बात है, टेम्परेचर का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, अगर यहाँ पे अगर सीधा बात हुआ, ये अल्फा ही निगेटिव हो गया, लेकिन अर्ध चालक है इसलिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताइए फुल वेव रेक्टिफायर में इस्तेमाल किया जाता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। हर हाफ वेव होता तो एक होता, लेकिन फुल वेव है तो कितना, दो, यानी दो डायोड का प्रयोग करते, इसलिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी कितना आता था, इनपुट के डबल, इनपुट के डबल, ठीक है। अब आगे बढ़िए। और रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो एसी को डीसी में चेंज करता है। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर में यदि निवेशी इनपुट आवृत्ति हो कितना रहे, तो सबसे पहले यहां छूट गया है, निवेशी आवृत्ति 50 Hz हो, कितना हो जाए 50। तो बताइए आउटपुट कितना होगा, यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी यानी निर्गत आवृत्ति, ये होता है आपका 2 इंटू एफ, दो तो रहेगा ही रहेगा, 2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, मतलब कितना 100 Hz। हाँ ऐसा क्यों हुआ, ये अगर बात है तो बता देते हैं आपको कि इनपुट और आउटपुट के बीच में यहाँ पे क्या होता था, दो डायोड प्रयोग करते थे जिसमें आउटपुट हमेशा कंटिन्यूअस वेव फॉर्म को देता था, जिससे रिपल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता था, डबल। और इसमें रिवर्स व्यास के डायोड भी क्या करते थे, फॉरवर्ड व्यास में काम करने लगते थे, इसलिए इसमें कितना होता है, तो सीधा सा जवाब आएगा, डबल फ्रीक्वेंसी का आउटपुट ये दे पाता है। नेक्स्ट, अब इसका देखिए क्या है, ये एक तरफ से क्वेश्चन भी है, एक तरफ से आंसर भी है, एक तरफ से एक क्वेश्चन भी है और एक तरफ से ये आंसर भी है। कैसे, कह रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हम मिलाते हैं त्रिसंयोजक। ये हो गया आंसर कि पी टाइप के लिए क्या चाहिए, ट्राइवैलेंट। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, कहता है एन टाइप के लिए क्या चाहिए, पेंटावैलेंट, पंच संयोजक। तो यहां पे आंसर नंबर कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले बी सही होगा। हम क्या कहें, क्वेश्चन भी है एक आंसर भी है। कह रहा है क्या, पी टाइप के लिए चाहिए कौन सा, तो पी टाइप के लिए चाहिए त्रिसंयोजक, लेकिन एन टाइप के लिए क्या चाहिए, पंच संयोजक, यानी पंच यानी पेंटावैलेंट। और करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट, अब ये देखिए सिंबल है डायोडों के, लेकिन यहां पे जो डायोड की चर्चा करना है, इसमें से चुनना है कि कौन सा डायोड फोटो डायोड है, तो फोटो डायोड तो यही है। ये कौन सा डायोड है, जेनर डायोड, जबकि ये कौन सा है, एलईडी। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। और साथ ही साथ इन डायोडों की चर्चा में कंडीशन क्या था, करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। साथ ही साथ इसमें एक तरफ P होता है, एक तरफ N। P बिहेव करता है एज लाइक कैसा, तो सबसे पहले हाई पोटेंशियल, N कैसा, लो पोटेंशियल। अब देखिए कंडीशन, क्षीणता मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है, डेसिबिलिटी, यानी इसके लिए क्या करते हैं कि एटोनेशन होता है, और इसके लिए क्या करते हैं कि यहां पे कितना रहेगा, तो डेसिबल, ठीक है। अब आगे चलिए, अब इस क्वेश्चन का रिप्लाई चाहिए।
वही बात बोले ना कि पी टाइप से किधर एन टाइप। जैसे ये देखिए यहां पे ये है पी और इस साइड ये क्या है एन है, यानी यहां हाई पोटेंशियल होगा, यहां कितना लो पोटेंशियल। तो करंट बराबर कितना हो जाएगा V बाई आर। अब बताइए V का हायर वैल्यू कितना है 3 और लोअर कितना है 1, R का वैल्यू कितना है सर 100। अब बताइए ये कितना आएगा 2 बाई 100, यानी 2 इंटू 10 पे पावर -2। ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, गुना कर देंगे कितना आएगा 20 गुने 10 पे पावर -3, यानी ये आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। हो गया। अब कितने लोग को दिक्कत है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होगा, तो सबसे पहला बात 10 पे पावर -3 एम्पियर, राइट। ये आ जाएगा कितना 1 मिली एम्पियर बराबर कितना 10 पे पावर -3 एम्पियर। ये याद रखेंगे, इसकी कहानी अलग अलग है। हो गया आंसर। तो कौन सा करेक्ट किया जाए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सभी क्वेश्चन चुन के बताए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट कितना 100 क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्या है, कहता है पीएन संधि, यानी पहला एक डायोड बना है जिसका नाम है, एक में पी है और एक में कैसा है एन है। ऐसा क्षेत्र जो मुक्त एवं यानी कि सबसे पहले होल एवं इलेक्ट्रॉन रखता हो, एक साथ रखता हो, इस लेयर का नाम क्या होता था, जिसमें कोई भी ना होल होते हैं ना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें होता है अवक्षय परत। अवक्षय परत, और इसको कहते हैं कौन सा, डिप्लेशन लेयर, जिसमें ना होल होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, जिसमें ना होल होंगे ना इलेक्ट्रॉन, यानी डिप्लेशन लेयर में क्या नहीं होते हैं। ध्यान से सुने, फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा पीएन संधि युक्ति में ऐसा क्षेत्र जो क्या करता हो कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी ना इलेक्ट्रॉन हो साथ ही साथ ना होल हो, तो वैसे स्थिति में क्या कहे जाएंगे, अवक्षय परत। इसमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है। नेक्स्ट सोचेंगे, डायोड इज यूज्ड, डायोड का उपयोग करते हैं किसके लिए। ऐसे ये चारों टॉपिक आपकी जानकारी में होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो डायोड का उपयोग करते हैं एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब हाफ वेव रेक्टिफायर है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल और केवल एक डायोड का प्रयोग करते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो रुक रुक के चलती है, और ऐसा होता है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी में नो चेंज होगा। कैसे देख लीजिए, यहां पे ये इनपुट हुआ, ये हो गया आपका इनपुट, साथ ही साथ यहां से इधर चलेगा तो ये बनाएगा कैसा, तो ऊपर वाला आउटपुट देगा, नीचे वाला गायब हो जाएगा। यहां पे कितना हुआ 1 2 3, 3 को दिया आउटपुट, लेकिन नीचे वाला टर्म आउट हो गया। ये कितना होता है आउटपुट, इसलिए इसके फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं होगा, यानी फ्रीक्वेंसी कितना रह जाएगा 50 Hz ही रह जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर रहता किसमें, फुल वेव में, डबल हो रहा था, क्योंकि उसमें हमेशा जो नीचे रहता है यानी रिवर्स में रहता है वो भी आउटपुट देता है। इसलिए यहां पे याद रखिए, कितना बच्चा सोचता है कि फुल वेव में 50 तो यहां भी होगा, वैसा नहीं है। यहां पे इनपुट और आउटपुट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी इसमें जो होता है निगेटिव को निगलेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, इसलिए कितना 50 का 50 ही देगा। नेक्स्ट अब कह रहा है मॉड्यूलेशन इज ऑफ, मॉड्यूलेशन के कितने प्रकार हैं।
देखिए मॉड्यूलेशन के 3 प्रकार होते हैं, यानी मॉड्यूलेशन के कितने प्रकार हैं? 3। ठीक है, अब कौन कौन है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब इसके आपको रेंज भी तैयार रखना चाहिए। नेक्स्ट, अब बताइए, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, यदि आप क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन करते हैं तो आंसर अपने आप हो जाएगा। जैसे निम्नलिखित में कौन सा, यानी जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से जो जब सिलिकॉन में अशुद्धता के रूप में जोड़ा जाता है तो एन टाइप मिलता है। देखिए एन टाइप जो होता है, एन टाइप क्या होगा? तो सबसे पहले ये होता है पेंटावैलेंट, यानी एन टाइप होता है पेंटावैलेंट, यानी इसका नाम हो गया पंचसंयोजक। अब पंचसंयोजक का मतलब कितना आया? फास्फोरस। पेंटावैलेंट है, इसका मतलब पंचसंयोजक, पंचसंयोजक में कौन होगा? फास्फोरस। नेक्स्ट, अब बताइए, यहां पे ये ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर कितने तरह के थे? 2 तरह के। कौन कौन? एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे बीटा बराबर फॉर्मूला होगा कितना? तो सीधा लिखा जाएगा बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे अल्फा भी बराबर जानना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ था कितना? बीटा। नेक्स्ट आ ही गया अल्फा और बीटा एक साथ रहे तो अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहां सोल्व करना है, तो पहले बीटा बराबर, इसके पहले वाला में आया था बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा, राइट। अब देखिए अल्फा बराबर कितना? बीटा 1 प्लस बीटा, राइट। अब बताइए सीधा सा, इसमें से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? तो आपको यह सोचना चाहिए कि सबसे पहले अल्फा बड़ा है कि बीटा। तो यहां पे सबसे पहले डिनोमिनेटर से जाएंगे तो इसके अनुसार बीटा बड़ा होगा किसे? अल्फा से। ठीक है, अब देखिए हर टॉपिक को जजमेंट के साथ चलिएगा तो 2 क्वेश्चन आगे पीछे आपको मिल जाते हैं। और जैसे PYQ हो गया, क्वेश्चन बैंक, सारे ईयर के तो नहीं कर सकते कि पूरा हो जाए तो और बढ़िया, एटलीस्ट 2 मार्क्स 5 मार्क्स पहले PYQ से एक बार यूज टू कर देना चाहिए। नेक्स्ट समझिए, अब चलने लगा कम्युनिकेशन सिस्टम। कह रहा है कि आप बताइए यदि पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर एक टीवी ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई का मान दिया गया है कितना? 245 मीटर। वह अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए जो संचरण के लिए हो जाएगा, यानी D बराबर कितना? 2RH। अब इसका वैल्यू रखेंगे। हाँ, कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव हो चुका है, यहां 2 आया। R का वैल्यू कितना होता है पृथ्वी का? 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 गुने 10 पे पावर 6 मीटर, यानी 6.4 गुने 10 पे पावर 6। H का मान कितना आएगा? H का मान आ जाएगा 245। जब पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 56 किलोमीटर। ट्राई कर लीजिएगा, ऐसे हम यहां करेक्ट कर लेते हैं सी। हाँ, सोल्व कर लेंगे, इन्हें कि छोड़ देंगे सीधा सा। ये हमेशा याद रखिए, अगर 10 क्वेश्चन ही बनाए, 15 क्वेश्चन ही बनाए, लेकिन बनाते समय एकदम परफेक्शन के साथ तैयारी करते चलेंगे, कभी आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं रटने का प्रयास कीजिएगा तो मामला फंस जाता है। अब बताना है फैक्स। ये ओल्डेस्ट व्यवस्था है ईमेल आईडी आने से पहले, जिसमें हम लोग चलचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेलीफोनों के माध्यम से सेंड करते थे।
इसका होगा कितना, तो फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। क्या होगा, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, इसका टर्म कितना आएगा, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ। अगला कहता है स्काई वेव संचार आधारित है। स्काई वेव यानी जहां से ये रिफ्लेक्ट बैक करे, ठीक है। इसके भी 3 टाइप थे, लेकिन ये आयन मंडल से क्या करता है, परावर्तित होता है। ये आयन मंडल द्वारा परावर्तित होता है, यानी जहां से जाकर के वहां से रिटर्न बैक आता है। चाहे रेडियो वेव भी रहेगा तो सेम होगा। आयन मंडल से ही रेडियो वेव भी, स्काई वेव भी क्या होता है, चेंज करता है। एक बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आयाम मॉडलन में मॉडलन सूचकांक की जो मान होती है ये 0 से 1 के बीच में होती है। आयाम मॉडलन सूचकांक में किससे किसके बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए टीवी प्रसारण दिया है, ठीक है। टीवी प्रसारण में रेडियो तरंगों का, टीवी प्रसारण में रेडियो तरंगों की आवृत्ति का रेंज होता है, कितना होगा, 30 से लेकर के 300 MHz तक। कितना, 30 से लेकर के 300 MHz तक। आगे चलिए, अभी बात कर रहे थे रेडियो वेव का, अब बताइए क्या होगा। वीडियो को पॉज करेंगे फिर कमेंट करेंगे। कह रहा रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होता है किसके द्वारा, आयनोस्फेयर। रेडियो वेव रिफ्लेक्टेड बाय किसके, तो सीधा कहेंगे कि आयनोस्फेयर द्वारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट सोचेंगे। आप कहता है एंटीना है, प्रेसी एंटीना, तो इसका टर्म क्या होगा, तो सबसे पहला इंडक्टिव। एंटीना क्या करता है, इंडक्टिव रहता है, रजिस्टिव नहीं होता, कैपेसिटिव भी नहीं होता, ट्रांसफार्मर तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब अगला सोचेंगे। मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो संपन्न करती है, जैसे मॉडेम को हम लोग क्या कहते थे, इंटरनेट डिवाइस, और उसमें 2 क्रिया होती है, एक मॉड्यूलेशन की और एक डीमॉड्यूलेशन की। मॉडेम में कितनी क्रियाएं होंगी, तो 2, एक होता है मॉड्यूलेशन और एक होता है कितना, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ। आप बताइए, कितना जानदार क्वेश्चन। देखिए यहां पे ये दिया हुआ है, कंडीशन है क्या, कह रहा है इस कंडीशन में क्या दिया है, कह रहा है पॉइंट टू पॉइंट है, यहां कह रहा है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। मोड का उदाहरण है, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होगा, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट मतलब सिंगल से सिंगल, कह रहा है सिंगल टू सिंगल। और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, रेडियो तो करेगा नहीं, ये 1 to many होगा। टेलीविजन भी सेम है, तो यहां पे कौन होगा, टेलीफोन। यानी टेलीफोन क्या करता है, 1 to 1, यानी हमने हेलो बोला उसने सुना, यानी सीधा सा बात है, टेलीफोन क्या करेगा, तो सबसे पहला बात ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। लेकिन बाकी इन कंडीशन में जैसे रेडियो वेव, टेलीविजन, ये सभी क्या होते हैं, पॉइंट टू मेनी, या यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, एक प्लेस से कितने डिफरेंट प्लेसेस पे चेंज करते हैं। नेक्स्ट टर्म। अब बताइए बेतार से तार के संचार का आविष्कार किसने किया, कह रहा है बेतार से तार का, यानी कि सीधा सा बात है, यहां पे कह रहा है कितना, वायरलेस टेलीग्राफी बताया किसने था, मार्कोनी ने। किसने, नाम क्या था, मार्कोनी। नेक्स्ट टर्म। अब आ गया चेंज, यानी अब चैप्टर हो गया चेंज। कह रहा है एटम और न्यूक्लियाई केस 100 VVI क्वेश्चन है सर। यहां क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, यानी जिनके पास चार्ज नहीं है।
तो आइए लास्ट से शुरू करते हैं। अल्फा है पॉजिटिव चार्ज, बीटा है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन किसके पास चार्ज नहीं है? अब तो एक ही बच गया, कौन? फोटोन। फोटोन के पास आवेश नहीं होता, ठीक है, और ये आवेश रहित तत्व है। नेक्स्ट सोचिए, अब बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 पे पावर -19 जूल। आता है कितना? 1.6 इंटू 10 पे पावर कितना? -19 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? तो सीधा जवाब होगा कि एनर्जी होती है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िए। अब बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन? यानी फोटोन एनर्जी के रूप में इनमें से कौन सा टर्म यूज होता है? देखिए, स्टेप टू स्टेप लिख देते हैं। E बराबर एक होता है H में, और एक आता है यहाँ पे E बराबर SC बटा लेमडा। कौन सा है? सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा SC बटा में लेमडा। क्लियर है? यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? तो फोटोन के ऊर्जा के लिए जो सही है उसका टर्म कितना है? SC बटा में लेमडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? अब देखिए, अब तो ये सीधा सीधा जवाब आ रहा है कि नाभिक के त्रिज्या के लिए सही है। और नाभिक की त्रिज्या के लिए कौन सा सही है? R बराबर R0 A पर पावर 1/3। ठीक है, यहां कह रहा है R बराबर R0 A पर पावर कितना है? 1/3 है। नेक्स्ट चला जाए, यहां बताना। अब ये इसमें नाम याद रखिए, एक यू से मत सोचिए। एक नाम था AMU, 1 AMU की मास। हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मास की। और इसका वैल्यू होता था 1.66 इंटू 10 पे पावर -27 kg। हाँ, ये ग्राम में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे केजी में दिया है तो क्यों ग्राम सोचे? डी ऑप्शन। ये एटम एंड न्यूक्लियाई के क्वेश्चन है। हम लोग 100 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। अब बताइए, निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सत्य है? एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ के लिए क्या होगा यहाँ पे? तो हम लोग बोला करते थे TA बराबर 1 में लेमडा। और करेक्ट आंसर कौन सा होगा? C। ठीक है, यानी एवरेज लाइफ के लिए कितना होता है? तो 1 में लेमडा। नेक्स्ट, अब बताना दिया है। अब कि ये तो केमिस्ट्री में भी कर चुके हैं, तो भाई छोटा सा नाम ही है एटम एंड न्यूक्लियाई। यहां देखिए कितना है? 92 और 238 है। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये होता क्या है? A-Z। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें कितना होता है? तो यहाँ पे A का मान दिया है 238 और माइनस कितना है? 92। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 146। और करेक्ट आंसर कौन होगा? C। ठीक है, यानी 146 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, कहता है रेडियोथर्मी क्षय के लिए, यानी रेडियो सक्रियता की बात हो रही है, के लिए कौन सा तथ्य सत्य है? तो रेडियो सक्रिय तत्व के लिए यहां पे हो जाएगा N बराबर N0। ऐसे याद रखते हैं, N बराबर N0 E, इसके बाद अल्फा इंटू टी। साथ ही साथ अल्फा यहाँ पे 6 नियतांक है, या ये लेमडा यहाँ पे क्या है? 6 नियतांक। ठीक है, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फिर मिल सकता है, लेकिन फिर भी रेडियो एक्टिविटी होगी।
आपका एटम, न्यूक्लियाई, लेजर लाइट, इन सब पर आपकी पकड़ तगड़ा होना चाहिए। ये मॉडर्न फिजिक्स के ये मेन टॉपिक है। अगला नाम, निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सा सत्य है? अब देखिए, अल्फा कण कहा, लेकिन पहले बात यह है, यहां पे एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, यहां से अल्फा बाहर निकाल रहे हैं। जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? Z-2 और A-4, साथ ही साथ यहां पे आएगा हीलियम 2 से कितना 4। ठीक है। अब लेकिन कह रहा है कि निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए सत्य है, तो अल्फा कण में क्या मिल रहा है? तो हम लोग को प्राप्त हो रहा है हीलियम न्यूक्लियाई, और हीलियम न्यूक्लियाई जो मिल रहा है इसमें कितना कंडीशन है? 2 से 4। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या 2 है। अब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन ये हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2। कौन सा करेक्ट हुआ देख लीजिए। तो सबसे पहले 2 प्रोटॉन और कितना? 2 न्यूट्रॉन। और अल्फा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव है कैसे? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन संख्या में 2 की कमी होती है, जबकि मास नंबर में 4 की कमी होती है। तो यहाँ पे क्या बनाता है? ये हीलियम न्यूक्लियाई बनाता है, जिससे प्रोटॉनों की संख्या 2 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 2 है। नेक्स्ट, अब बताइए, यहाँ पे तो इसका कहानी सीधा है। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल में चर्चा हुआ था 1913 में, 1913 में, जिन्होंने रदरफोर्ड के बारे में रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने का काम किया था। और तीसरी अभिगृहित है, इन्होंने कहा था कि MVR बराबर कितना होगा? NH/2π। लेकिन यन का वैल्यू यहाँ पूर्ण गुणज में होना चाहिए, 1 2 3 डॉट डॉट, यानी कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? NH/2π। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ठीक है जी। हर सीरीज, हर क्वेश्चन को आप जज करिए। कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, कंसेप्ट छोटा बड़ा होता है। जितना आप सीखे हैं, आज उसकी क्लासेज लगाई जा रही हैं ताकि पूरी तरह से आप सीख सकें। कह रहा है कैथोड रे, ये तो बहुत चर्चाएं होती थी किसमें? एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी में भी, फ्रीक्वेंसी के जनरेटिंग सिस्टम में भी। कहता था कैथोड क्या है? तो कैथोड पहले तो निगेटिव है, और इनमें से निगेटिव कौन है? तो सीधा सा बात है इलेक्ट्रॉन, जिस पर हम लोग क्या करते थे? उचित आवृत्ति की प्रकाश कैथोड की प्लेट पर डालते थे, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? उत्सर्जित होते थे। एक बड़ी मात्रा में होते थे, ये नहीं है कि छोटी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? उत्सर्जित। हाँ, यहां देखिए, इसमें बहुत सारे सोचते हैं कि नीचे से ऊपर, लेकिन ये बात भूल जाते हैं। जब यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल से, यानी नीचे की कक्षा से E1 है, यहाँ कितना है? E2 है, नीचे से ये ऊपर जाता है, तो इसका कंडीशन क्या होता था? तो E1 - E2 बराबर कितना? hν। और यहाँ पे एनर्जी को ये एब्जर्व करता था, उत्सर्जित नहीं, फोटोन ऊर्जा के रूप में नहीं, बल्कि ये क्या करता था? नीचे से ऊपर जाते समय अवशोषित करता था, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर ये उत्सर्जित करता था। चलिए नेक्स्ट टर्म कह रहा है कि सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? सन के अंदर, यानी सबसे पहले सूर्य के अंदर में कौन सी अभिक्रिया होगी? देखिए, सन के अंदर में कौन सा? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। और साथ में संलयन की बात जब करते थे तो एक और बात किया करते थे। कौन सी बात थी? कहता था कि संलयन की बात करते थे तो एक और बात करते थे, कहते थे कि इसमें 90% भाग क्या होते हैं? हाइड्रोजन, और मैक्सिमम भाग आप जानते हैं कि क्या लगता है? छोटे छोटे गैस होते थे। आगे चलिए, अब बताइए, यहां पे बताना है रेडियो सक्रिय तत्व के लिए कौन सा सही है। ओके,
तो सबसे पहले हाफ लाइफ तो दिख नहीं रहा है, ये औसत लाइफ है। और औसत आयु कितना होता है रेडियो सक्रियता का, तो सीधा सा आंसर रखेंगे कौन सा, बी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला आया, याद रखेंगे ये मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव मैराथन है जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन आज करेंगे। पहले तरीका क्या है, कह रहा है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी में दृश्य भाग पड़ती है, तो यहां पे तो पड़ गया दृश्य भाग बी के लिए, लेकिन इन सब के लिए क्या होता था, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इसका नाम था औरक्त। जबकि ऊपर के लिए क्या होता था, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी के लिए होता था अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी। इसमें आंसर कौन सा हुआ, तो बी। लेकिन कह रहा है अगर लाइमन आता तो क्या मारते, पराबैंगनी। ठीक है, लेकिन सीधा सा बात होता पराबैंगनी है। यहां पे कितना है, पास्चन के लिए कौन है, इंफ्रारेड, ब्रैकेट के लिए कौन है, औरत। नेक्स्ट, गामा रे आर सिमिलर टू, गामा की किरणें क्या है, तो गामा बिहेव करती हैं एज लाइक एक्सरे, गामा बिहेव लाइक कैसा, एक्सरे। यानी हमेशा याद रखेंगे गामा आर सिमिलर टू, गामा कैसा बिहेव करता है, एक्सरे की तरह। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए, अगर जीकू बीमबार की कहानी है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें भी ये लास्ट टर्म में आता था और इसके पास भी आवेश नहीं होता था। अब बताइए, कह रहा है कि नाभिक का घनत्व तो लगभग होता है, चलो ठीक है आंसर कर लेंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है। नाभिक का घनत्व क्या करता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके, मास नंबर के। ये इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किसके होंगे, मास नंबर के। और यहां पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही होगा, डी। ठीक है, हम माइनस में नहीं प्लस में, और इनके ऑर्डर का वैल्यू होता है 10 पे पावर 17। नेक्स्ट समझिए, अब कह रहे नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या में कितना घटता है, मतलब घटेगा तो पक्का। तो पहले यहां पे लिखिए जेड, यहां ए, साथ ही साथ अल्फा बाहर निकाल दीजिए, तो ये करेगा क्या, वाई। यहां कितना लिखेंगे, जेड -2 ए -4, इसको बैलेंस कर सकते हैं हीलियम से। तो यहां पे क्या निकालना है, क्या मास नंबर निकालना है कि किसकी, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या कितना से घट रहा है, 2 से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है, प्रत्येक को आप बारीकी से बनाते चलिएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, नहीं तो बात उल्टा होती जाएगी। चलिए अब बताइए, हाँ थोड़ा लंबा सा ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा रेडियो सक्रिय परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। अब हाफ लाइफ भी दिया है, एवरेज लाइफ भी दिया है, तो आप ही बताइए अगर ऐसा है तो एवरेज लाइफ बराबर क्या लिखेंगे, तो एवरेज लाइफ बराबर होता है 1/λ, यानी लेमडा बराबर कितना आएगा, 1/T। हमको निकालना है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ बराबर कितना हो जाएगा, तो हाफ लाइफ बराबर होता है 0.693 बटा में लेमडा। अब लेमडा का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या आएगा, यहां रख रहे हैं 0.693, लेमडा का वैल्यू रखेंगे 1 बटा में TA। ये TA कहां जाएगा, ऊपर। यानी एक साथ 2 क्वेश्चन भी आपको मिल गए कि पहले तो आपने एवरेज लाइफ निकाल लिया, रेडियो सक्रिय तत्व के औसत आयु का मान निकाला TA, 1 बटा में कितना है, लेमडा। यहां लेमडा का मान निकाल लिए, हाफ लाइफ लिखे। इस कंडीशन में कितना होगा, तो ये T हो गया, T मतलब हाफ लाइफ है, 0.6931 इंटू कितना है
TA, यानी सीधा बात हुआ T बराबर कितना 0.6931 इंटू TA। अब मिलाइए, हाफ लाइफ तो सब में दिया है 0.693, ओके डी ऑप्शन करेक्ट है। चेकआउट करिए क्या डी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। तो हाँ, यहां जवाब मिलेगा कितना, डी ऑप्शन करेक्ट है, एवरेज लाइफ। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म कह रहा है कि द टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस बिकम्स हाफ। अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ये हाफ होता है इनिशियल अमाउंट के, तो कितना होगा। तो सीधा बात है, अगर हाफ होगा तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगी कि हाफ समय में कितना होता है, हाफ। और ऐसे इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए 0.693 बटा में कितना लेम्डा। हाँ, ये प्रूफ करके दिखाया गया था। ऐसे भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी आप तैयारी कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। रेडियो एक्टिव तत्व है तो उसमें रेडियो एक्टिव तत्व में लिखा जाता था T बराबर 0.693 बटा में लेम्डा। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है। बात किसकी है, भेदन क्षमता महत्तम है। तो भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा के लिए, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होगी, गामा। साथ ही साथ गामा क्या होता था, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पास आवेश नहीं होते। फिर से सुन लीजिए, गामा की भेदन क्षमता ज्यादा होती है या विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। तो अब शायद हम लोग 50% क्वेश्चन को जज कर चुके हैं। अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी अगला 50 क्वेश्चन। अब अपने आप से बताइएगा जरूर, क्या आपने 50 क्वेश्चन में, क्या 50 क्वेश्चन आपका करेक्ट था। यदि यह यस, तो सोचिए मॉडर्न फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। यह हमने टॉप 50 क्वेश्चन को बता दिया। अब अगला टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। चैप्टर वाइज है इसलिए ऊपर में नाम भी दिया गया। यहां तत्व है 84 है, 202 है। कहता है इसमें से एक अल्फा निकाल देंगे। तो अल्फा निकालेंगे तो कितना होगा, एक अल्फा इमिट करना है तो ये बना देगा 101, ये हो जाएगा 82, यहाँ कितना 198। कि अल्फा में 4 का लॉस होता है, अल्फा में 4 का लॉस, इधर में 2 का लॉस, यानी अल्फा के लिए कितना का लॉस होगा। तो सबसे पहले मास नंबर में 4 का लॉस, एटॉमिक नंबर में कितना का लॉस, 2 का। अल्फा पार्टिकल हो गया। कहता है कि देन आपको एक और चेंज करना है सर, एक बीटा। बीटा में मास नंबर नो चेंज 198 रहेगा, बट एटॉमिक नंबर में एक बढ़ जाएगा 83। यानी इसका कंडीशन था कि इसमें कितना होगा, तो एक बढ़ेगा इनके लिए, बीटा के लिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप बताइए कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ द रिजल्टेंट टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर आ जाएगा 83। कह रहा था सीधा सीधा अल्फा को जब बाहर निकाल रहे हैं तो सीधा कितना कम, मास नंबर में 4 कम, एटॉमिक नंबर में कितना कम, 2 कम। जब ऊपर में चलेंगे तो कितना कम हुआ, नो चेंज। नीचे में कितने की बढ़ोतरी होगी, 1 की। अब आगे बढ़िए, अगला क्या कहता है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है। नाभिकीय अभिक्रिया, और इसमें तो बड़ी डिटेल में बताया गया था और बोला गया था कि सभी प्रकार के टर्म होंगे और कुछ दिए भी नहीं है, लेकिन इसके ऑप्शन क्या सही होंगे, डी। ऐसा नहीं है कि इतना ही था, इसमें द्रव्यमान संरक्षण भी था, आवेश प्लस द्रव्यमान था, ऊर्जा संरक्षण भी था, और साथ में एक लाइन और बता देते आपको, जैसे आइंस्टीन के इक्वेशन का भी संरक्षण था, यानी ऊर्जा का संरक्षण भी था। तो इस तरीके से इसके ऑप्शन कौन सही हुए, डी। नेक्स्ट टर्म, अब बताइए ये एटम एंड न्यूक्लियाई में कितना आ रहा है,
कह रहा है कि सबसे पहले प्रथम, और इसके लिए चर्चा बता देते हैं फैक्ट में। इसका मेन जनरल फॉर्मूला होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर। और इसका यहां पे जो अर्थ निकल के आया, तो इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इतनी ऊर्जा है माइनस में, दूसरे कक्षा में कितना होगा, तो सीधा जवाब हुआ यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बटा में 4, 2 का 4 हो जाएगा, ये कटेगा तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और करेक्ट आंसर कौन होगा, तो ए होगा। बात सही है। हाँ देखिए, अब जरूरी नहीं है कि इतना ही, लेकिन ऐसे पांचों सीरीज आपको पता होना चाहिए। लाइमन, बामर, पास्टन, पीफन, ब्रैकेट, ये सारे पता रहे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगी। अब बताइए बीटा वाले कैसा कण है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसा है, तो बीटा एक तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बीटा होता कैसा है, निगेटिव, ऋणात्मक है सर। अगर ये निगेटिव है तो बोथ इन मैग्नेटिक फील्ड एंड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ कौन सा, तो सबसे पहला बात मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज कर जाए, क्योंकि जिसके पास चार्ज होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्टेड करता है, बाकी और नहीं। जैसे गामा हो गया। अब SI यूनिट ऑफ किसका निकालना, तो रेडियो एक्टिव डीके का। तो यहाँ फॉर्मूला कितना है, n बराबर n नॉट है, e पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी। अब इसमें टिक करने से अच्छा है कि यहाँ पे लेमडा इंटू टी बराबर 1, लेमडा बराबर कितना आएगा 1/t, ये कितना सेकेंड, s माइनस 1, ये कितना हो जाएगा हर्ट्ज। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, n बराबर n नॉट e पर पावर माइनस लेमडा इंटू टी है। नेक्स्ट सोचेंगे, कह रहा आप बताइए हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और कितना परमाणु की स्थितिज ऊर्जा। देख काइनेटिक एनर्जी की अगर बात किया जाए तो ये होता है कितना, m e पे पावर 4 z पे पावर 2, 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का मान है m e पे पावर 4 z पे पावर 2 बाई कितना है 4 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। अब इन दोनों में रिलेशन कितने का है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन काउंट कर रहे हैं, दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना रख देंगे, तो ये यहां से थोड़ा कैरी कर लीजिए, ये डबल है, तो इसका मान आ जाएगा -1/2। चेक करिए आराम से, दोनों की रेशियो मिलाना है, काइनेटिक एनर्जी की साथ ही साथ किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसका मान कितना आ जाएगा, चेक करिए। हाँ ऑप्शन नंबर सी। हाँ ऐसे ही अगर आपको दिया भी रहता है रेशियो में भी, तो आप उसको जज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए, यहां देखा जाए कि एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु दिया है, हाफ लाइफ कितना दिया है 1000 ईयर्स। कहता है इसके बाद नमूने का कंडीशन क्या है, तो ये फॉर्मूला बताया गया था n नॉट कितना आएगा 1/2 t बटा t। अब ये कितना रह जाता है, तो 1/8 रह जाता है, 1/2 है, t बटा में 1000 है। अब इसको इसके फॉर्मेट में चेंज करेंगे, 1/2 का पावर 3 होगा, 1/2 होगा, t बटा में कितना होगा 1000 है। अब बताइए अगर इतना बात कंफर्म है तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे 3
बराबर टी बटा में कितना 1000, तो टी बराबर कितना होगा 3000। ओहो कितना मस्त आंसर। हाँ कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ बताया गया था, यानी कि सब देखिए सबसे बड़ा बात क्या है ना, यदि आपके पास नॉलेज है तो हर क्वेश्चन अच्छे हैं, और थोड़ा डाउट है तो हर क्वेश्चन को लगता है कि साइड से क्या ऊपर ऊपर पार कर गया, तरीका सामने से कि इसका वैल्यू। दूसरी बात क्या है, यदि आप पहला बार इस वीडियो को देखेंगे, जितना भी हो सके थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और पूरी जितनी भी वीडियो हमने दिया है आपको, या अभी चल ही रहा है सीरीज, जब तक आपकी एग्जाम ना हो जाए तब तक हम बहुत सारे सीरीज आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। अब अगला आइए, यहाँ पे दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में चाल तथा प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, तो ऐसे तो ये डेरिवेशन से काउंट करना चाहिए, और इसका ऑप्शन होगा कितना, तो सीधा सा बात, जैसे v बराबर आया था c बटा में 137, राइट, ठीक है, c बटा में 137 कट नहीं करना है, यहाँ आंसर हो जाएगा कौन सा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब बताना है जेड परमाणु क्रमांक वाले, यानी जिसकी परमाणु संख्या जेड है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होगा, m e पे पावर 4 z पे पावर 2, 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। अब आप ही बताइए, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, z स्क्वायर। कौन सा आंसर सही है, सर बी, ठीक है। कह रहा है सीधे तौर पे इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा बी। अब बताइए, अब यहां देखिए, एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु दिया है कितना, 1600 वर्ष, औसत आयु पूछी जा रही है, अर्ध आयु दिया है, औसत आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो अर्ध आयु बराबर क्या लिखेंगे, यहां से t बराबर, तो यहां लिखेंगे 0.693 अब बटा में लेमडा, यानी लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, एक ही लाइन में कर देते हैं क्योंकि बहुत लिखना होगा। लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 0.693 बटा में t। ऐसे इसको डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे, लेकिन चलिए अब यहां पे क्या निकालना है, एवरेज आयु, यानी एवरेज लाइफ। अब एवरेज लाइफ में क्या है कि सबसे पहला बात टी ए बराबर 1 बटा में लेमडा। अब इस लेमडा का वैल्यू कितना लिखेंगे, 0.693, अब बटा में कितना है टी है, टी कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये यहां से एक ही ऊपर नहीं ना जाएगा, और साथ में ई पॉइंट तो उड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1000। तो ई कितना आ गया सरकार, यहां पे ये जो वैल्यू आएगा 1000 इंटू टी बटा में 693, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहां जरा सोचिए क्या कर सकता है। अब कह रहा है कि इसमें टी ए निकालना है, 1000 यहां पे है, और टी का वैल्यू कितना है 1600, अब बटा में कितना है 693, ये कट जाएगा तो आएगा 1.44 इंटू 1600, और ये कटेगा तो नियर अबाउट आ जाएगा 2309 ईयर। अब बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो यहां पे जो रिप्लाईमेंट आएगा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ए। कह रहा है 2309, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन फिर भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। कैसे बेहतरीन कह रहे हैं कि पहले हाफ लाइफ की जानकारी होनी चाहिए, हाफ लाइफ के बाद एवरेज लाइफ होना चाहिए, तभी तो आप जज कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन है, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम।
तो वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम ये तो याद रखना पड़ेगा कि नहीं, अरे याद नहीं है तो गया काम से। और कहते हैं ना समरी पावर इज द बेस्ट पावर है, यहाँ पे इसका 2 कितना है 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे बताइए, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, यदि आप इस तरह का लिस्टेड करते जाए, शॉर्ट नोट्स की बात करें तो E बराबर कितना होता है एच म्यू, E बराबर कितना होता है एस सी बटा लेमडा, E बराबर क्या होता है एम सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है तो ए। हाँ, इस तरीके से आप 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी कर सकते हैं साथ में कि इसका इतना होता है, इसका इक्वेशन इतना रहेगा तब। अब बताइए, अब इसमें रुकावट नहीं आना चाहिए। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, तो पावर इक्वल टू होता है कितना वर्क बाय टाइम, और वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या होगा वाट। करेक्ट आंसर कौन सा होगा ए। ठीक है जी, आगे की तरफ बढ़िए, आगे देखिए, अभी 2 मिनट पहले इस लाइन को लिख रहे थे, आइंस्टीन का इक्वेशन की बात करेंगे, तो यहां पे आंसर आपका सही होगा सी। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए इसलिए यहां पे लगा हुआ है। हाँ, जिसमें नहीं लिखा हुआ था ये मतलब मत सोचिएगा कि उसका कोई अर्थ नहीं था। यहां पे कह रहा है द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, यानी वैसा टर्म जिसमें विराम की स्थिति हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके मास की वैल्यू कितनी हो 0। साथ ही साथ यहाँ पे 2 तरह के मास थे, एक था रेस्ट मास और एक था कितना काइनेटिक मास। ठीक है, नेक्स्ट टर्म ये देखिए, और अभी बात ही कर रहे थे तब तक आ गया। अब ये बताइए, अगर ऐसा बात दिया है तो यहां लेमडा बराबर क्या लिखिएगा एच बाई पी। एच तो प्लैंक कांस्टेंट है सर, एच की अगर बात कर रहे हैं हम डिटेल में लिख देते हैं 6.62 इंटू 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड। पी यहां मोमेंटम है जिसका वैल्यू होता है एम भी, तो इसका टर्म क्या लिखिएगा लेमडा बराबर एच बाई एम भी। ये कौन सा करेक्ट है डी। चलिए आगे की तरफ बढ़िए और हर टॉपिक को जजमेंट के साथ बढ़ाते चलिए। कह रहा है यम द्रव्यमान के वेग, यानी सबसे पहला बात लेमडा बराबर होता है एच बाई पी, और एच बाई पी है तो सबसे पहले पी का वैल्यू कितना होगा एम भी। आसानी से कट करेंगे, ऑप्शन कौन सा आएगा बी। नेक्स्ट देखिए, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, कह रहा है आप बताइए कि सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। लिख लीजिए, ई बराबर होता है एस सी बटा लेमडा। अब यहां पे एच बराबर कितना आ रहा है ई इंटू लेमडा बाई सी, एनर्जी का कितना होगा एम एल टू टी पे पावर -2, वेवलेंथ का कितना है एल, सी का क्या होगा एल टी पर पावर -1। यहां से कट करेंगे कितना आएगा एम एल टू टी पे पावर -1। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो यहां पे जो ऑप्शन सही हो रहा है कौन सा सही हो रहा है ए, ए इज अ करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए, तांबा का कार्यफल किस कोटि में माना जा रहा है, मतलब तांबा का कार्यफलन किस में काउंट करिएगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन बराबर जूल होगा, लेकिन यहाँ पे तांबा के कार्यफलन की बात करें वंग फंक्शन को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट करते हैं। अब बताइए, इतना सस्ता क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया। क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया प्लैंक ने, रदरफोर्ड ने बताया था एटम के बारे में, और साथ ही साथ रदरफोर्ड के जो डिमेरिट थे बोर ने उसे समझाया था, और डाल्टन ने कहा कि सबसे पहले जो
और सेंटर होंगे वो कैसे होंगे, अविभाज्य होंगे। यहां देखिए कहिएगा कि स्टार्टअप से शुरुआत हुआ लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाए, यानी गतिज ऊर्जा दिया है लेकिन दुगुनी हो जाए, तो यहां पे इसका मान कैसे लिखेंगे, ये बात आया पहले। तो इसके बदले में क्या लिखिएगा, H बटा में 2m काइनेटिक एनर्जी होता है। अब यहां पढ़िएगा, कह रहा है इसको डबल कर दीजिए, डबल, अगर इसको डबल करेंगे तो बताइए क्या आएगा, ये लेमडा तो रहेगा ही रहेगा, H आएगा, 2m आएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा टर्म बाहर आएगा, 1/√2 टाइम्स ऑफ, बाकी सब तो बच जाएगा। इस तरीके से H बाई कितना 2m काइनेटिक एनर्जी, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√2 लेमडा। तो आंसर कौन सा हो गया सर, ऑप्शन है। हाँ याद रखेंगे, इस रूल को वेरीफाई किया, मतलब जिससे इसका डाटा भी निकाल कर दिया गया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, साथ ही साथ अल्फा पार्टिकल पे, ड्यूटेरियम पे, ये सब भी याद रखने चाहिए। बस हमने तो हर टॉपिक के एक क्वेश्चन को उठाया है। कह रहा है फोटो सेल आधारित है, ये तो प्रकाश वैद्युत सेल है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे फोटो सेल क्या करता है, यानी कि सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, लाइट एनर्जी को, यानी सीधा सा बात है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। और ये किस प्रभाव पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करता है। और इस पर क्या होता था, उचित आवृत्ति के फ्रीक्वेंसी क्या करते थे कि कैथोड के प्लेट पे पड़ते थे, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे और उत्सर्जित होकर के कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते थे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है, कह रहा यदि किसी कण के संवेग को दुगुना कर दिया जाता है, यानी कण के संवेग को दुगुना करेंगे तो कितना होगा, H/p होगा। अगर H/p है, लेकिन यहाँ पे p का जो मान है डबल करना है, डबल करेंगे तो कितना होगा 2p। तो इसका वैल्यू पहले के कितना टाइम आ जाएगा 1/2 इंटू लेमडा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो सबसे पहले नेक्स्ट 100 क्वेश्चन बहुत अधिक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है आपके एग्जाम के लिए वर्क करने में हमें, ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो, अच्छा नंबर आए। ठीक है, फिर एक अच्छा सा बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए खड़ा कर रहे हैं। जो भी आपके जूनियर हैं उन्हें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, 1 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। कह रहा है डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था, और डेविसन और जर्मर के प्रयोग से तरंग के प्रकृति का सत्यापन हुआ था। इसके करेक्ट आंसर कौन होंगे, बी। नेक्स्ट है, कह रहा है कितना निम्नलिखित में किसकी विमाएं प्लैंक नियतांक के बराबर है। देखिए प्लैंक नियतांक के डायमेंशन की बात किया जाए तो ये होता था कितना, mL2T⁻⁻1। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सत्यता के लिए अगर बात कर रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट के सत्यता वेरिफिकेशन के लिए, तो इनमें से दिए गए टर्म में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसे आपको हमेशा जज करना चाहिए, बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ हम सोल्व कर दे रहे हैं डायरेक्ट रूप से कि फोर्स का क्या होता है mL2T⁻⁻2, नहीं ये बल का नहीं कार्य का होता है। अब बताइए डिस्टेंस का कितना होगा, L होगा, और टाइम का कितना होगा, T। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, mL2 आएगा, T⁻⁻1 आएगा। और इसलिए इसमें दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो डी। कह रहा है बल गुने दूरी गुने समय का जो टर्म होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, तो सबसे पहले प्लैंक के डायमेंशन के।
और देखिए प्लैंक का जो वैल्यू है, अगर चर्चा कर रहे हैं प्लैंक का, तो प्लैंक के कंडीशन पे हम लोग लिखा करते थे E बराबर एच म्यू। आपको ये सब आना चाहिए। अगला लाइन था E बराबर कितना एच सी बाई लेमडा। साथ ही साथ अगर इतना बात पता है तो एच का मान भी याद रख लीजिए। एच का वैल्यू कितना था 6.62 इंटू 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड। ये जूल सेकेंड इसका यूनिट है। इस जूल सेकेंड क्या है, इसकी यूनिट है। नेक्स्ट, अब देख रहे अभी चर्चा कर भी रहे थे, यहां सीधा मिल गया। तो इसके आधार पे इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए कह रहा है 6.62 इंटू 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन देखिएगा तो यहां आ जाता है जूल सेकेंड भी आपका यूनिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभी बात हो भी रही थी कि प्लैंक नियतांक की यूनिट की बात करेंगे तो सबसे पहले ये कौन सा करेक्ट आएगा, तो जूल सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, अब सीजीएम का कार्यफलन, और ये बात आता है तो हम कहेंगे कि कार्यफलन के जितने भी टेबल थे सबसे कम किसी का था, तो सबसे पहले किसका था, सीजीएम का। और इसका वैल्यू कितना होता है 2.14। कितना हो जाएगा 2.14, और सभी टेबल में सबसे छोटा होता है। अब आ गया लॉजिक गेट। ऐसे तो इसको मैजिक का गेट भी हम कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी सेट कर जाता है। कैसे, तो यहां पे दिया गया लॉजिक प्रतीक में कौन सा गेट है। अगर गेट की बात करें तो यहां पे इनपुट भी एक है और आउटपुट भी एक है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट कौन गेट होता है, तो नॉट गेट। कह रहा है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट कौन सा गेट होता है, नॉट गेट। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है दिया गया लॉजिक प्रतीक निरूपित करता है। ये टेढ़ा है सर, यहां पे ये कैसा है, टेढ़ा, और टेढ़ा रहेगा इस लाइन पे ऐसा रहेगा, तो ये कौन सा गेट होगा, और गेट। कौन सा, और गेट। यानी सीधा बात है कि ये टेढ़ा लाइन अप दिया तो यहां पे ये कौन सा गेट होगा, और गेट। सभी गेटों को पहचान होनी चाहिए। अगला देखिए, दिया गया लॉजिक प्रतीक निरूपित करता है। अब बताइए कौन सा गेट है। देख के मन करेगा कि सबसे पहले ये सीधा लाइन है, यानी एंड गेट होगा। इसका एक्सप्रेशन कितना होता है, ए इंटू बी। तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, ए इंटू बी होता है। नेक्स्ट चलिए, अब आपको यहां पे ऑर्डरिटी चेक करना है। y बराबर दिया है, क्या दिया है, y बराबर a b का बार है प्लस b है a का बार है। a का मान कितना दिया है, 1। b का बार है 0 प्लस यहाँ b है, b का 1 है, यहाँ 0 है, मतलब कितना 0 प्लस 0 बराबर कितना 0। कौन सा आंसर सही होगा, ए। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है अभी। ये अब छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े चर्चाएं होंगी। अब ये बताइए, ये सत्यता सारणी देख करके बताना है कौन सा सारणी सत्य है और कौन सी सारणी सत्य नहीं है। देखिए, जिसमें एक भी इनपुट 1 होगा, जिसमें एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाए, और ऐसे गेट का नाम है और गेट। और ऐसा रहता है तो इस गेट का नाम होता है कौन सा गेट, और गेट। इनमें से एक भी इनपुट 1 हो, यानी सबसे पहले अगर इनपुट की बात कर रहे हैं और गेट में, और गेट का तो सिंबल आपको रिप्रेजेंट किया गया था कि और गेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे था, और गेट का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से था, यहां था, ए था, बी था। और गेट में क्या होता है, प्लस। अब कभी कभी बच्चा सोचता है कि 1 + 1 कैसे 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं। इस ऑन का मतलब हुआ यहां स्विचिंग सिस्टम था, ये ऑन क्या होता है, ऑन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए होगा।
नेक्स्ट देखिए, कहता है मूल गेट है, यानी मूल गेट कौन कौन है? एंड है और कितना है? नॉट है। एंड है और कितना है? नॉट है। एंड और नॉट आर द बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है, आधार है ये। अब नेक्स्ट चलिए, अब बताइए और गेट के लिए, और गेट कौन सा गेट है? और गेट, और गेट में मतलब क्या? यहां मिलाइए, यहां ऐसा है, पहले सभी गेटों को लिख देते, इसे यहां पे तो दिया है और गेट के लिए डी सही होगा, लेकिन ये कौन गेट है? नॉर गेट। कि अगर ऐसा टर्म है तो सीधा सीधा कर लिया जाए। ये नैंड गेट है, ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। ये कौन गेट है? और गेट। हाँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के सीधा कर सकते हैं, ये एक ही साथ में चार, लेकिन यहाँ पे अलग अलग अर्थ भी हैं, कौन गेट इसमें समाहित है, कौन आउटर है, ये भी क्लियर करेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे नॉर गेट के लिए सही है, नॉर गेट, नॉर यानी यहां नाम कितना है? नॉर है। नॉर में क्या होता है? और प्लस नॉट है। और के लिए कितना होगा? तो और के लिए अगर नॉर है ना, तो नॉर में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए ऐसे आएगा, यहां ऐसे, यहां आउटपुट वाई हुआ, यहां कितना है? ए और बी है, ठीक है। और ए और बी है तो साथ में इसका मान कितना लिखेंगे? ए प्लस बी। नॉट है तो कितना लिखेंगे? बार। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट सोचिए, अब कह रहा है नैंड गेट के लिए कौन सा होगा? हम तो सिंबल भी रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। नैंड गेट में ये सिंबल ऐसा आएगा, यहां पे इनपुट इस तरह का हुआ, यानी नैंड गेट का कंडीशन में कितना है? तो सबसे पहला बात दो टर्म आएगा, एंड प्लस नॉट आएगा। अब यहां पे ये कितना है? ए है, ये अगला कितना है? बी है। इसमें कितना होता है? मल्टीप्लाई, और साथ में नॉट में क्या होगा? बार। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो ए बी पे बार हो? तो ए बी पे बार वाला गेट कौन सा होगा? ए। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक होगा। नॉट गेट यानी वैसा गेट जिसमें सिंगल इनपुट हो, सिंगल आउटपुट हो, और यहाँ पे सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का वैल्यू कितना है? एक ही है, जिसका टर्म कितना है? सी है। नेक्स्ट टर्म कह रहा है इसके बारे में बताइए कौन सा गेट है? अभी चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहले जिसमें सीधा लाइन हो और कितना हो? गोला सा एक अंडा रहे, सीधा सा बात है, यहाँ सीधा लाइन, यहाँ एक अंडा रहे, कौन सा लाइन कहलाएगा? नैंड गेट। कौन गेट कहलाएगा? नैंड गेट। अब बताइए 25 का द्विआधारी होगा, 25 को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, 25 के वैल्यू के लिए कितना लिख देंगे? 2। तो यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12। कितना बचेगा? 1। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 0। 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 आएगा। और इसको ले जाना है नीचे से कहां? ऊपर कर दिए। अब हमेशा सोचिए, अगर 25 यहां डेसिमल में था तो यहां 10 लिखिए, और लिखते समय नीचे से ऊपर लिखना है 1 1 0 0 1। कौन सा? 1 1 0 0 1। कौन सा सही होगा इसका? तो इसका सही होगा सी। फिर से देखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, हमेशा जजमेंट करेक्ट होना चाहिए। अगर जजमेंट करेक्ट है तो आपका आंसर भी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, यहां बताना है दार्शनिक संख्या 12 में द्विआधारी है। अगर 12 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 12 लिखेंगे,
और 12 लिखेंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से। ये 6 आएगा, ये कितना? 0। ये 2 आएगा, ये कितना? 3। ये कितना? 0। 2 आएगा, 1, यहाँ कितना? 1। नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। ये 12 है, बेस में कितना होगा? 10 है। यहाँ कितना आएगा? 1 1 0 0। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। तो इसमें बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी चेंज हो रहा है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अब कह रहा है दशमिक संख्या 15। देखिए 15 का तो आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे तो 4 1 होता है, लेकिन फिर भी चेक कर देते हैं। यहाँ 15 है और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना बार में जाएगा? 7 बार में। 1 बच जाएगा। 2 बार में यानी 3, 1 बच जाएगा। 2 यानी 1 1, और इसको ऐसे चला देंगे। यानी 15 है, बेस में कितना है? 10 है। 4 बार 1 लिखेंगे, आधार में कितना? 2 है। हो गया। इस प्रकार से बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब कह रहा है आप बताइए कि सबसे पहले दशमिक संख्या 20 है और 20 को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 20 है, 20 को डिवाइड करेंगे 2 से। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार? 10, ये 0 आएगा। 2 लिखेंगे तो कितना आएगा? 5, 0 आएगा। 2 लिखेंगे तो कितना? 2, 1 आएगा। यहाँ 2 लिखेंगे तो कितना? 1, यहाँ 0 आएगा। अब चेक करिए, नीचे से ऊपर का काउंटिंग कीजिए। 20 है, आधार में कितना है? 10 है। अब यहां चेंज कर रहे हैं 1 0 1 0 0 0 2। कौन सा? 1 0 1 0 0। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन होंगे? डी होंगे। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन को आप बनाए हैं तो सीधा समझिए मॉडर्न फिजिक्स का ऑलमोस्ट हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल दिया है। हाँ, लेकिन फिर भी कहते हैं अगर 100 क्वेश्चन है तो उसके 2 कदम आगे 2 कदम पीछे सोचेंगे तो हम लोग 400 क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या, यहाँ 1 है 0 है 1 है 0 है 1 है। पहले इसमें ना जितना बार रहेगा उतना बार लिख लीजिए 2 के मल्टीप्लाई के साथ। अब संख्या देखिए कितना है, ये पूरी संख्या 5 है, तो 5 है तो यहाँ 4 3 2 1 0। ये कितना आ जाएगा सर? 2 पे पावर 4 है। अगर मान लीजिए काउंटिंग में दिक्कत आ गया, ऐसे आराम से, ये नहीं कि घबरा गए, तो कितना हो गया? 4 8 8 के बाद 16 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा? 21। और आंसर कौन सा सही होगा? बी। हर बार क्वेश्चन को बना के चलिएगा, मजेदार चलेगा। नेक्स्ट, अब बताना है कितना 27 का कितना होगा, यानी 27 का वैल्यू कितना आएगा, तो 27 लिख दीजिए। अब यहां पे 2 से कट करिए, कितना बार में जाएगा? 13 1। 2 से रखेंगे 6, कितना आएगा? 1। 2 है 3 0, 2 है 1 1। ये नीचे से कहा जाएगा? ऊपर। कितना आएगा? 1 1 0 1 1। बेस में कितना? 2। चेक कीजिए कहाँ है? 1 1 0 0 1 ए। राइट। हाँ देखिए, हर क्वेश्चन को सोल्व करके चलना है, बस सीधा समझिए। अब बताइए इनमें से कह रहा है बीच निम्नलिखित में कौन सा गेट मूल गेट नहीं है, फंडामेंटल गेट नहीं है। तो फंडामेंटल गेट में कौन कौन नहीं आता? तो सबसे पहले नॉर गेट और साथ में नैंड गेट, तो ये फंडामेंटल गेट नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है, चलिए अब 5 क्वेश्चन की बारी है। कह रहा है नैंड गेट में कौन कौन गेट है? नैंड गेट पहले होगा एंड, तब होगा नॉट। एंड प्लस नॉट, कौन सा गेट आया? बी।
नेक्स्ट ये कह रहा है नॉर गेट है, नॉर गेट में कौन होगा, नॉर गेट में और प्लस नॉट है, और प्लस नॉट, यानी कौन सा गेट है, नॉर गेट, नॉर गेट में कौन आएगा, और प्लस नॉट। नेक्स्ट समझिए, अब कह रहा है यहां मिला दीजिए आंसर, यानी सबसे पहला बात जितना इनपुट उतना आउटपुट, यानी सबसे पहले एक भी इनपुट 1 रहने पे आउटपुट हो, कौन सा गेट होगा, और गेट। हाँ लेकिन जब अगर मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाए, मान लीजिए कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, आप सोल्व कीजिए बारीकी से ताकि ट्रुथ टेबल आपका बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसमें और गेट में क्या होता है a प्लस 1, जैसे आप लोग कहते हैं ना y बराबर a प्लस बी। अब तो यहाँ कैसे देखिए, ये स्विचिंग सिस्टम ऑन है, स्विचिंग सिस्टम ऑन है, दोनों स्विच ऑन रहे तो आंसर क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 99 की बारी आ गई, जेनर डायोड। जेनर डायोड का उपयोग रिवर्स व्यास में करते हैं और ये हाईली डोप्ड होता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर को यानी कांस्टेंट करने में, वोल्टेज को कांस्टेंट करने में करते हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब है ये 100 क्वेश्चन और इसी के साथ आज की समाप्ति। लेकिन जरूर कहेंगे कि पूरी क्लास से देखते चलिए, मेंटेन कीजिए। जेनर डायोड यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, हैप्पीली डोप्ड डायोड है। इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट हुआ, फिर आएंगे अगले सेशन के साथ। तब तक आप पूरी वीडियो देखते रहिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि ये चैनल भी बहुत बड़ा चैनल बन जाए। थैंक यू। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम लोग फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। थैंक यू।